नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हाजिर हूँ भारती कुमारी। आज फिर से सुनाने आई हूँ नागार्जुन का लिखा हुआ उपन्यास रतिनाथ की चाची। लेकिन उससे पहले आज मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ किस्सा कहानी के एक वरिष्ठ वाचक लेखक छाया वर्मा जी को। छाया वर्मा किस्सा कहानी की सबसे वरिष्ठ सदस्या थी। आप चैनल पर उनकी कविता कहानियाँ सुन सकते हैं, खासकर उनकी कहानियाँ, गीतों भरी कहानियाँ जो वो बच्चों के लिए लिखती थीं और खुद से वाचन करती थीं उनका, और उनके 60 के दशक के संस्मरण। ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है किसी भी पाठक श्रोता को सबसे ज़्यादा लुभाएंगे और वो हमारी प्रेरणा स्रोत रही। जो इस उम्र तक उनका जज्बा बना रहा लेखन और वाचन को लेकर, वो अद्भुत था। तो ये हमारे लिए, किस्सा कहानी के लिए, ये बहुत ही अपूरणीय क्षति है। लेकिन कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। तो जीवन तो चलता रहता है और शायद वो भी यही कहना चाह रही थी कि रुकना मत, क्योंकि वो भी नहीं रुकी। उनका हौसला हम लोगों के लिए आदर्श है। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ रतिनाथ की चाची का 23वां भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि गांव में मलेरिया फैल गया था, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए। उसमें जिस दम्मू फूफी का शुरू से लेखक ने वर्णन किया, दम्मू फूफी भी मर गई। और अगर आपको याद हो, उपन्यास की शुरुआत में सबसे बड़ी विलन बन के, वैम्प बन के दम्मू फूफी आई थी और लगभग रही भी। सबसे ज़्यादा रति की चाची को उन्होंने ही परेशान किया, और नियति ऐसी कि मरने के वक्त उनके पास सिर्फ और सिर्फ रति की चाची ही थी उनकी सेवा करने के लिए। बहुत सारे लोग मर गए। जो लोग भाग सकते थे वो गांव छोड़कर भाग गए, और भागने वालों में जयनाथ भी था। जयनाथ भागकर बरहड़वा चला गया। बरहड़वा से आप सब परिचित होंगे, वो पहले भी बरहड़वा जाया करते थे। अब बरहड़वा में उनकी दिनचर्या का वर्णन है, आगे सुनिए। सचमुच इस बार जयनाथ बरहड़वा में रम गए। उनका नित्य कृत्य था सुबह उठकर शौच आदि से निपटना, फिर भांग छानना, 10 बजे स्नान पूजा, 11 बजे भोजन। उसके बाद घंटा भर मनोयोग पूर्वक देशी सरोते से कतर कतर कर सुपारी फांकते जाना और साथ में बातें भी लड़ाना। 12 से 4 बजे तक सोना, 6 तक फिर भंग भवानी की आराधना, 8 तक भांजों की स्टेट का काम, 9 बजे भोजन। उसके उपरांत दिवंगत बहनोई की छोटी भ्रातृवधू से नर्म आलाप। वो बाल विधवा बड़ी हंसोड़ तबीयत की थी और जयनाथ के लिए जान देती थी। कहने के लिए एक दूसरे के लिए भाई बहन थे, लेकिन उनका आपस के संपर्क का क्षण दो संतप्त प्राणियों के चिरवांछित मिलन का मधुपर्व ही था। सुमित्रा बहन का वैधव्य नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का निर्मल प्रतीक था। उसकी कोख से यही एकमात्र कमलकांत उत्पन्न हुए थे। 22 साल हुए पति के देहांत के बाद कभी सुमित्रा ने रंग बिरंगी या किनारी वाली भी साड़ी नहीं पहनी, ना पान खाया, ना दांतों में मिस्सी लगाई। गहने बहुओं को दे दिए। मेले के दिनों में गंगा और तीर्थों में नहीं गई। मार्किन की पतली धोती, गले में बारीक रुद्राक्षों की माला, कपार पर गंगा की मिट्टी का टीका, यही उसका भेष था। अकेले में किसी ने मर्द से बातें करते उसे कभी नहीं देखा था। बहुत कम बोलती थी, सो भी जमीन जायदाद या घरेलू मामलों की गुत्थियां सुलझाने के लिए ही। अब तो खैर लड़के बालिग हो गए थे, उन्होंने गृहस्थी का भार भली भांति संभाल लिया था। फिर भी एक सतर्क निरीक्षक की भांति सुमित्रा की दृष्टि सदैव अपने पुत्रों पर रहती। एक कमलकांत था और कई सौतेले थे। व्रत, उपवास और नियमित आहार से सुमित्रा ने स्वास्थ्य को अपने काबू में कर लिया था।
मधुर वाणी और सरल व्यवहार से वो स्वजन, परिजन, नौकर चाकर और खवास खवासिन सभी की श्रद्धा की पात्र बन गई थी। इस प्रकार तिरहुत और शुभंकरपुर का नाम उसके कारण विख्यात हुआ था। बहन ने बड़ी कोशिश की कि भाई आदमी बने, पर वो नहीं सुधरा। जयनाथ को काफी जमीन देकर बरहड़वा में ही अलग बसाने की सुमित्रा की इच्छा थी, लेकिन वो भी पूर्ण ना हुई। इसमें भी जयनाथ का ही दोष था। वो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। 2 साल तक पड़ोस की एक लड़की को सुमित्रा अपने भाई के लिए छेके रही, मगर यहां नहां लागी राउड़ माया। इस बार भी सुमित्रा की देवरानी ने ही छल बल से जयनाथ को बुलवाया था। प्रेमी या तो अविवाहित हो या फिर विधुर, वैसी स्थिति में प्रेमिका को सहूलियत रहती है। देवरानी का नाम था चंद्रमुखी। धनी माँ बाप की लाडली बेटी फुदनी ससुराल में चंद्रमुखी क्यों कहलाई? इसका रहस्य उसके सौंदर्य की अब तक अकंपित दीप शिखा में निहित है। विधवा हुई तो क्या हो गया? मछली मांस छोड़कर और वस्तुएं, सभी वस्तुएं वो खाती है। बचपन से ही छटांक भर की थी। आधा पाव मलाई रोज लेती आई है। कांच और लाह की ना सही, सोने चांदी की चूड़ियां पहनने से भला उसे कौन मना करेगा? खान पान, ओढ़न पहिरन सभी में चंद्रमुखी बदलती ऋतुओं के मुताबिक रुचि वैचित्र का ध्यान रखती थी। चंद्रमुखी से भर पेट गपशप कर चुकने पर जयनाथ दालान के उस खंड में सोने आते जो हवेली से संबद्ध था। सोने से पहले वो 2-4 श्लोक गुनगुनाते और अंधेरे में बिस्तरे पर बैठे बैठे ही बटुए से निकालकर 10-10 रुपये वाले 15 नोट गिन लेते। यही 150 बच रहा था। यह आमदनी की जगह थी, इसलिए खर्चा नहीं पड़ रहा था। छूते टटोलते अब 15 नोट जयनाथ की उंगलियों से ऐसे परिचित हो गए थे कि कोई जरा सा भी हेर फेर या कमोबेश उनमें करता तो वो जरूर ही जान जाते। 3-4 रुपये प्रति मास वो रतिनाथ को मनी ऑर्डर भेजते थे। इसके लिए किसी ने उनसे कहा नहीं था। स्वतः ही यह बात उनके दिमाग में बैठ गई थी कि लड़का परदेश में है। कोई भी खास चीज खाने पीने का मन करेगा तो किससे कहेगा? यूं भी हाथ में 4 पैसे रहेंगे तो दिल मजबूत रहेगा। रत्ती महीने में 1 खत बाप के नाम डालता था, 1 खत चाची को भी भेजता था। कभी कभी उसका हृदय अपने गांव के लिए रोता था। बागो याद आती, सत्तो याद आता। कई बार बातों में रत्ती का गुरु था। तैरना और पैर पर चढ़ना उसने सत्तो से ही सीखा था। नकली रोने की तालीम भी रत्ती को उसी उस्ताद से मिली थी। उम्र में 2 महीने तक छोटा होने पर भी सत्तो इन्हीं कारणों से रत्ती का गुरु था। अपने इस प्रिय साथी की याद रतिनाथ को बहुत सताती। दूसरा नंबर था बागों का, मगर अब उसका ब्याह हो चुका था तो उसके प्रति थोड़ा विलगाव और बेगानापन अनुभव करना अस्वाभाविक नहीं था। जाड़े के दिन आए। रत्ती ने अपने मन को पढ़ने में लगाया। रात बड़ी देर तक वो जागता रहा। ये जागरण उपन्यासों की सैर के लिए नहीं, पाठ्य पुस्तकों के लिए था। होली तक उसने मध्यमा का कोर्स पूरा कर लिया। इसके बाद वो हिंदी के पीछे लगा। गर्मियों के दिन आते आते कुछ अंग्रेजी भी उसने सीख ली थी। इसके अलावा संस्कृत और हिंदी से संस्कृत करने में जो विशेष योग्यता वो हासिल कर सका, इसका सारा श्रेय जय किशोर बाबू को ही देना चाहिए। बेतिया रतिनाथ को मोतिहारी से अच्छा लगता था। इस बीच कई बार वो वहां से वो हो आया था। वहां की प्राकृतिक शोभा और वातावरण उसे दरभंगा जैसा ही लगता था, मगर जिला स्कूल तो मोतिहारी में ही था। रतिनाथ की इच्छा से तो नरेश बेतिया नहीं आ जा सकता था। दुबे जी का सुनहला पिंजरा अब उसे अच्छा नहीं लगता। नरेश की रुचि पढ़ने लिखने की ओर नहीं थी। बाध्य होकर रत्ती को उसके साथ ताश, कौवा ठुठी, मोगल पठान और बाघ गोटी खेलना पड़ता। यह ठीक है कि अपरिग्रह का बंधन अब बिल्कुल शिथिल हो गया था और सुवासित तेल साबुन का व्यवहार, तांबुल सेवन, नृत्य, गीत, वाद्य, नाट आदि का दर्शन, श्रवण, चर्वलेह का आस्वादन नरेश ने आरंभ कर दिया था। लेकिन रतिनाथ का हृदय इन सब बातों को अपने पढ़ाई के अंतराय समझता था।
अपने पूर्वज नील माधव उपाध्याय का नाम उसे इस प्रवाह में अपने को भी समा देने से रोक रहा था। उसने सोचा, क्या है उसके लिए? यही विद्या है, यही पढ़ाई है। नरेश और उसके बाप दुबे जी को जरा सी छींक पर चुटकी बजाकर चिरंजीव कहने वाले, इनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने वाले 50 नहीं सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन उसे कौन पूछेगा? इस उम्र में 4 अक्षर पढ़ नहीं लिया तो जिंदगी भर उसकी जूतियां उसकी इष्ट देवता बनी रहेंगी। रतिनाथ की चाची का ये भाग इतना ही। जल्दी ही मिलती हूँ अगले भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।